तो दोस्तों आज 22 अगस्त दिन रविवार सन 2020 का दिन हो चुका है। बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में और आज की ताज़ा खबरों के बारे में। तो आज की ताज़ा खबरों में हमेशा की तरह सबसे पहले आपके सामने है कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट। तो भारत में अभी तक कोरोना वायरस के कुल टोटल मरीजों की संख्या 29,25,337 हो गई। वहीं मरने वाले मरीजों की संख्या अब बढ़कर 55,174 हो गई है। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब बढ़कर 21,75,942 हो गई। अभी भी लोग वायरस से संक्रमित हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर 6,94,136 हो गई। इसके अलावा एक नज़र डालते हैं पूरी दुनिया भर के आंकड़ों की तरफ। तो पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,31,20,216 हो गई है। वहीं मरने वाले मरीजों की संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। मरने वाले मरीजों की संख्या अब बढ़कर 80,03,201 हो गई है। वहीं इलाज के बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,57,13,255 हो गई है। अभी भी जो लोग वायरस से संक्रमित हैं उनकी संख्या बढ़कर 66,03,760 हो गई। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आप यूज़ करते हो गूगल, फेसबुक के साथ साथ टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का यूज, तो आपका अकाउंट हो सकता है। एक जानते हैं इस खबर की पूरी रिपोर्ट। आपको बता दें कि अगर आप भी सोशल मीडिया ऐप पर इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक का प्रयोग करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम चीन आधारित टिकटॉक और गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब के कम से कम 235 मिलियन उपयोगकर्ता भारी डेटा लीक की चपेट में आ गए और उनके निजी प्रोफाइल डार्क वेब पर हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रो कंज्यूमर वेबसाइट अपरेटिक के सुरक्षा शोधकर्ताओं के अनुसार इस डेटा चोरी के पीछे एक असुरक्षित डेटाबेस है। फोर्ब्स ने सुरक्षा शोधकर्ताओं के हवाले से बताया, डेटा कई डेटा सेटों में फैला हुआ है और इससे प्रोफाइल्स रिकॉर्ड इंस्टाग्राम से छिन गए। इसमें 42 मिलियन टिकटॉक यूजर्स का डाटा था और 4 मिलियन यूट्यूब उपयोगकर्ता प्रोफाइल थे। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान ने मांगे चीन से $2 अरब, लेकिन दे तो दिया, लेकिन साथ ही में चीन ने मांग लिया कुछ स्थान इसका। बीजिंग। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाहिद महमूद कुरैशी गुरुवार रात चीन की राजधानी पहुंच गए। कुरैशी के दौरे के साथ एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को $2 बिलियन का लोन देने से साफ इनकार कर दिया है। कुरैशी ऐसे समय में चीन पहुंचे हैं जब सऊदी अरब के साथ रिश्ते तल्ख हो चुके हैं। दोनों देशों में तनातनी जारी है। इससे पहले मंगलवार को ही प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान का भविष्य इसके पुराने साथी चीन से जुड़ा है। इसके अलावा आपको बता दें कि चीन से उधार लेकर चुकाया है सऊदी का कर्ज। पिछले दिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपने $1 बिलियन वापस मांगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि यह रकम सऊदी ने पाकिस्तान को कर्ज के तौर पर दी थी। पाक ने चीन से $1 बिलियन उधार लेकर सऊदी अरब का उधार चुकाया था। सूत्रों की माने तो अब $2 बिलियन देने के लिए चीन ने शर्त रखी है कि अगर पाकिस्तान को रकम चाहिए तो उसे फिर बाल्टिस्तान का कुछ हिस्सा बदले में देना होगा। कुरैशी ने अपने समक्ष वांग वाई के साथ मीटिंग की है। उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होने वाली है। गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके का वह हिस्सा जिस पर भारत अपना दावा जताता है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारी बारिश को लेकर देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी हुआ है। साथ ही में बिजली गिरने को भी लेकर इन देश के 3 राज्यों में हाई अलर्ट जारी हुआ है। आपको बता दें कि इन दिनों बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव के कारण भारत में बारिश का दौर जारी है। इसी वजह से मानसूनी बादल सभी राज्यों में छाए हैं। वहीं मौसम विभाग ने कई राज्यों को लेकर 1 हफ्ते का बारिश अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया उत्तर पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर भारत में 1 हफ्ते तक जमकर बारिश होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि देश के मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। इसमें कहा कि मानसून सक्रिय और पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई जिलों में काफ़ी अच्छी बरसात हुई है। आपको बताते हैं कि वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 22 से 23 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। इसके अलावा बिहार में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अब तक बिहार के 16 जिले प्रभावित हैं, जहां पर नदियों में ज़्यादा पानी आने की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं और अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश की राजधानी दिल्ली में अनलॉक 3 के चलते कई सारे बड़े नियमों में बदलाव हुआ है। इसमें एक और नियम जारी है कि अब दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजार खुलेंगी। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 29.25 लाख के पार पहुंच गई। इसके बावजूद भी दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। हाल ही में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई है, जिसमें राजधानी ने स्थित होटलों को खोलने का फैसला कर दिया। अब DDMA ने इसको लेकर विस्तृत आदेश जारी किया है।
आपको बता दें कि डीडीएमए के आदेश के मुताबिक अब सभी होटलों को खोला जा सकेगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता बरकरार रहेगी। इसके अलावा सभी होटल संचालकों को केंद्र सरकार की ओर से जारी एसओपी का पूरा पालन करना होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीडीएमए ने अपने आदेश में साफ कहा है कि कंटेनमेंट जोन में होटल नहीं खुलेंगे, वहां पर सख्तियां बरकरार रहेंगी। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने एजी एग्रीकल्चर छात्रों के लिए लगाई कृषि में नौकरियों की संख्या। आपको बता दें कि अगर आप कृषि विभाग में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नौकरी करने का मौका दे रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वो बताते चले कि आवेदन की तिथि भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों पर आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 27 अगस्त सन 2020 तक है। आपको बता दें कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जूनियर रिसर्च के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इसके अलावा आप ये भी जान लें कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। कैसे करें आवेदन? बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट www.bausaboard.ac.in पर जाकर के नोटिफिकेशन पढ़ें और आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन के बाद अब इस शहर में भी लगेगा लॉकडाउन। चंडीगढ़ में फिर से लगेगा लॉकडाउन। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा के बाद अब चंडीगढ़ में भी वीकेंड में पाबंदी लागू कर दी गई। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बीपीवी सिंह मंदोर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब हर शहर में अब शनिवार और रविवार की सभी दुकानें और ऑफिस बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। इस बात की जानकारी चंडीगढ़ के एडवाइजर मैनेजर परिदा ने ट्वीट कर दी है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इसके साथ ही इस देश के लोगों को अब मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं। बीजिंग की राजधानी बीजिंग के लोगों को अब बाहर निकलने पर मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। गौरतलब है कि मई में भी ऐसी ही घोषणा की गई थी, लेकिन शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पुनः सामने आने से इस निर्णय को पलटना पड़ा था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस साल फरवरी से लेकर अब तक बीजिंग में कोरोना वायरस संक्रमण के 935 मामले सामने आए, जिनमें से 924 मरीज ठीक हो गए। शहर में कोविड-19 से 9 मौतें हुई। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इसके साथ ही भारत देश के इस राज्य में नहीं ली जाएगी बिजली बिल। जानते हैं पूरी खबर। महाराष्ट्र में लोग बिजली के बिल से बेहद परेशान हैं, खासकर मुंबई में। एक तरफ कोरोना वायरस महामारी के युग में जहां कमाई के साधन लगभग बंद हो गए हैं, वो लोग किसी तरह खुद को अपने और अपने परिवार को खिला रहे हैं। दूसरी ओर इस तंग हालात में बिजली का बिल 2 बार में रोटी छीन लेता है। ऐसे ही महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार राज्य में तालाबंदी के दौरान बिजली बिलों पर लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। आपको बताते हैं कि जिसके लिए प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी देने के लिए तैयार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार की इस योजना से महाराष्ट्र के 1 करोड़ उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। उद्धव सरकार की योजना के अनुसार प्रत्येक परिवार को सन 2019 के बिल के अनुसार भुगतान करना होगा। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बताया कि इस साल के अंत तक खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। जानते हैं खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उम्मीद जताई कि कोरोना वायरस संकट अगले 2 साल में खत्म हो जाएगा। WHO प्रमुख टेड्रोस अधानोम ने शुक्रवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि 1918 में स्पेनिश फ्लू महामारी फैली थी, जो 2 साल में खत्म हो गई। अब हम तकनीकी रूप से अधिक मजबूत हैं, साथ ही एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े हैं, जिससे वायरस फैलने का खतरा भी अधिक है। इसके साथ ही हमारे पास तकनीक और ज्ञान भी है कि इसे कैसे रोकें। बता दें कि कोरोना वायरस से अब तक 22.81 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कुल 7,93,382 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि अमेरिका और ब्राज़ील अब भी बीमारी के सबसे बड़े गढ़ बने हुए हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इसके साथ ही भारत सरकार ने ऐसा नियम जारी किया है कि दिव्यांग से शादी करने पर मिलेगा सरकार की तरफ से प्रोत्साहन। इसके साथ ही शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक ना हो। युवती की उम्र 18 साल से कम और 45 साल से अधिक ना हो। दंपति का विवाह सामान्य युवक युवतियों अथवा दिव्यांग में प्रचलित समाज की रीति रिवाज के अनुसार हो और यह सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी विवाह किया गया हो। दंपति से कोई भी सदस्य आयकर्ता दाता की श्रेणी में ना हो। इसके साथ ही ऐसे लोग जिनके पास पूर्व से कोई जीवित पति ना हो, उनके ऊपर महिला उत्पीड़न या अधिक आपराधिक वाद ना चल रहा हो। बता दें कि जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि नियमावली में दी गई शर्तों के अधीन किसी दंपति को अनुदान देने के लिए पात्रता शर्तों पर निर्भर होगी, जिसके अनुसार दंपति भारत के नागरिक हों, दंपति उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी या कम से कम 5 वर्ष से अधिक उसका अधिवासी हो, दंपति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दंडित न किया गया हो।
आपको बताते चले कि जिला दिव्यांजन सशक्तिकरण अधिकारी ने जनपद के समस्त दिव्यांजनों को सूचित किया है कि निदेशालय विकलांग कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के शासनादेश में संशोधन उपरांत दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह संबंधी नियमावली प्रख्यात की गई है, जिसके अनुसार दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर दंपति व युवती को संयुक्त रूप में प्रोत्साहन पुरस्कार अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा